ज्योति। विधवा हो जाने के बाद बूटी का स्वभाव बहुत कटु हो गया था। जब बहुत जी जालता तो अपने मृत पति को कोसती, आप तो सिधार गए, मेरे लिए यह सारा जंजाल छोड़ गए। जब इतनी जल्दी जाना था तो ब्याह ना जाने किस लिए किया। घर भूनी बांग नहीं चले थे ब्याह करने। बह चाहती तो दूसरी सगाई कर लेती। अहीरों में इसका रिवाज है। देखने सुनने में बुरी न थी। दो एक आदमी तैयार भी थे, लेकिन बूटी पतिव्रता कहलाने के मोह को न छोड़ सकी और यह सारा क्रोध उतरता था बड़े लड़के मोहन पर, जो अब 16 साल का था। सोहन अभी छोटा था और मैना लड़की थी। ये दोनों अभी किसी लायक न थे। अगर यह तीनों न होते तो बूटी को क्यों इतना कष्ट होता। जिसका थोड़ा सा काम कर देती वह रोटी कपड़ा दे देता, जब चाहती किसी के सिर बैठ जाती। अब अगर कहीं बैठ जाए तो लोग यही कहेंगे कि 3 बच्चों के होते इसे यह क्या सूझी। मोहन बरसक उसका भार हल्का करने की चेष्टा करता। गायों भैंसों की सानी पानी धोना मथना यह सब कर लेता, लेकिन बूटी का मुंह कभी सीधा न होता था। वह रोज एक न एक खूचड़ निकालती रहती और मोहन ने भी उसकी गुड़कियों की परवाह करना छोड़ दिया था। पति उसके सिर गृहस्थी का यह बार पटक कर क्यों चला गया, उसे यही गिला था। बेचारी का सर्वनाशी कर दिया। न खाने का सुख मिला, न पहनने ओढ़ने का, और न और किसी बात का। इस घर में क्या आई मानो भट्टी में पड़ गई। उसकी वैधव्य साधना और अतृप्त भोग लालसा में सदैव द्वंद्व सा मचा रहता था। उसकी जलन में उसके हृदय की सारी मधुरता जलकर भस्म हो गई थी। पति के पीछे कुछ नहीं तो बूटी के पास 400-500 के गहने थे, लेकिन एक एक करके सब उसके हाथ से निकल गए। उसी मोहल्ले में उसकी बिरादरी में कितनी औरतें थीं जो उसे बड़ी होने पर भी गहने चमकाकर, आंखों में काजल लगाकर, मांग में सिंदूर की मोटी सी रेखा डालकर मानो उसे जलाया करती थी। इसलिए जब उनमें से कोई विधवा हो जाती तो बूटी को खुशी होती और यह सारी जलन वह लड़कों पर निकालती, विशेषकर मोहन पर। वह शायद संसार की सारी स्त्रियों को अपने ही रूप में देखना चाहती थी। उत्साह में उसे विशेष आनंद मिलता था। उसकी वंचित लालसा जल न पाकर ओस चाट लेने में ही संतुष्ट होती थी। फिर यह कैसे संभव था कि मोहन के विषय में कुछ सुने और पेट में डाले। ज्यों ही मोहन संध्या समय दूध बेचकर घर आया, बूटी ने कहा, देखती हूँ तो अब सांड बांधने पर उतारू हो गया है। मोहन ने प्रश्न के भाव से देखा। कैसा सांड, क्या बात है? तू रुपया से छिप छिप कर नहीं हंसता बोलता, उस पर कहता है कैसा सांड? तुझे लाज नहीं आती? घर में पैसे पैसे की तंगी है और वहाँ उसके लिए पान लाए जाते हैं, कपड़े रंगाए जाते हैं। मोहन ने विद्रोह का भाव धारण किया। अगर उसने मुझसे 4 पैसे के पान मांगे तो क्या करता? कहता कि पैसे दो तो लाऊंगा। अपनी धोती रंगाने को दी तो उससे रंगाई मांगता। मोहल्ले में एक तू ही तो बड़ा धन्ना सेठ है, और किसी से उसने क्यों ना कहा? यह वह जाने, मैं क्या बताऊं। तुझे अब शैला बनने की सूझती है? घर में भी कभी 1 पैसे का पान लाया है? जहाँ पान किसके लिए लाता? क्या तेरे लेके घर में सब मर गए हैं? मैं ना जानता था तुम पान खाना चाहती हो। संसार में रुपया ही एक पान खाने योग्य है। शौक श्रृंगार की भी उम्र होती। बूटी जल उठी। उसे बुढ़िया कह देना उसकी सारी साधना पर पानी फेर देना था। बुढ़ापे में उन साधनाओं का महत्व ही क्या, जिस त्याग कल्पना के बल पर वह स्त्रियों के सामने सिर उठाकर चलती थी, उस पर इतना कठोर आघात। इन्हीं बच्चों के पीछे उसने अपनी जवानी धूल में मिला दी थी। उसके आदमी को मरे आज 5 साल हुए हैं, तब उसकी चढ़ती जवानी थी। 3 बच्चे भगवान ने उसके गले मढ़ दिए। चाहती तो आज वह भी ऊँट लाल किए, पाँव में महावर लगाए, अनवट विशुए पहने मटकती फिरती। यह सब कुछ उसने लड़कों के कारण त्याग दिया, और मोहन उसे बुढ़िया कहता है। रुपया उसके सामने खड़ी कर दी जाए तो चूहिया सी लगे, फिर भी वह जवान है और बूटी बुढ़िया है। बोली, हाँ और क्या, मेरे लिए तो अब फटे चिथड़े पहनने के दिन हैं। जब तेरा बाप मरा था तो मैं रुपया से 2 ही 4 साल बड़ी थी। उस वक्त कोई घर कर लेती तो तुम लोगों का कहीं पता न चलता, गली गली भीख मांगते फिरते। लेकिन मैं कह देती हूँ,
अगर तू फिर उससे बोला तो या तो तू उस घर में रहेगा या मैं रहूँगी। मोहन ने डरते डरते कहा, मैं उसे बात दे चुका हूँ अम्मा। कैसी बात? सगाई की। अगर रुपया मेरे घर में आई तो झाड़ू मार कर निकाल दूंगी। यह सब उसकी माँ की माया है। वह कुटनी मेरे लड़के को मुझसे छीन लेना चाहती है। रांड से इतना भी नहीं देखा जाता। चाहती है कि उसे सौत बनाकर छाती पर बैठा दे। मोहन ने भरे गले से कहा, अम्मा ईश्वर के लिए चुप रहो। क्यों अपना पानी आप खो रही हो? मैं समझा था 4 दिन में मैना अपने घर चली जाएगी, तुम अकेली पड़ जाओगी, इसलिए उसे लाने की बात सोच रहा था। अगर तुम्हें बुरा लगता है तो जाने दो। तू आज से यहीं आंगन में सोया कर और गायें भैंसें बाहर पड़ी रहेगी। पड़ी रहने दो, कोई डाका नहीं पड़ा जाता। मुझ पर तुझे इतना संदेह है? हाँ, तो मैं यहाँ ना सोऊंगा, तो निकल जा मेरे घर से। हाँ, तेरी यही इच्छा है तो मैं निकल जाऊंगा। मैना ने भोजन पकाया। मोहन ने कहा, मुझे भूख नहीं। बूटी उसे मनाने न आई। मोहन का युवक हृदय माता के इस कठोर शासन को किसी तरह स्वीकार नहीं कर सकता। उसका घर है, ले ले। अपने लिए वह कोई दूसरा ठिकाना ढूंढ निकालेगा। रुपया ने उसके रुखे जीवन में एक खुशी की लहर भर दी थी। जब वह एक अव्यक्त कामना से चंचल हो रहा था, जीवन कुछ सूना सूना लगता था। रुपया ने नव बसंत की भांति आकर उसे पलवत कर दिया। मोहन को जीवन में एक मीठा स्वाद मिलने लगा। कोई काम करता पर ध्यान रुपया की ओर लगा रहता। सोचता उसे क्या दे कि वह प्रसन्न हो जाए। अब वह कौन मुँह लेकर उसके पास जाए? क्या उससे कहे कि अम्मा ने मुझे तुझसे मिलने को मना किया? अभी कल ही तो बरगद के नीचे दोनों में कैसी कैसी बातें हुई थी। मोहन ने कहा था, रूपा तुम इतनी सुंदर हो, तुम्हारे 100 ग्राहक निकलाएंगे। मेरे घर में तुम्हारे लिए क्या रखा है? इस पर रुपया ने जो जवाब दिया था वह तो संगीत की तरह अभी उसके प्राणों में बसा हुआ था। मैं तो तुझको चाहती हूँ मोहन, अकेले तुमको। परगने के चौधरी हो जाए तब भी मोहन को, मजूरी करने लगे तब भी मोहन को। उसी रुपया से आज वह जाकर कहे कि मुझे अब तुझसे कोई सरोकार नहीं। नहीं, यह नहीं हो सकता। उसे घर की परवाह नहीं है। वह रुपया के साथ माँ से अलग रहेगा। इस जगह ना सही, दूसरे मोहल्ले में ही सही। इस वक्त भी रुपया उसकी राह देख रही होगी। कैसे अच्छे बीड़े लगाती है। कहीं अम्मा सुन ले कि वह रात को रुपया के द्वार पर गया तो प्राण ही दे दे। दे दे प्राण। अपने भाग तो नहीं बखानती कि ऐसी देवी बहू मिली जाती है। ना जाने क्यों रूपा से इतना चिढ़ती है। वह जरा पान खा लेती है, जरा साड़ी रंग कर पहनती है, बस यही तो। चूड़ियों की झनकार सुनाई दी। रुपया आ रही है। हाँ, वही है। रुपया उसके सिरहाने आकर बोली, सो गए क्या मोहन? घड़ी भर से तुम्हारी राह देख रही हूँ, आए क्यों नहीं? मोहन नींद का मक्कर किए पड़ा रहा। रूपा ने उसका सिर हिलाकर फिर कहा, क्या सो गए मोहन? उन कोमल उंगलियों के स्पर्श में क्या सिद्धि थी कौन जाने। मोहन की सारी आत्मा तृप्त हो उठी। उसके प्राण मानो बाहर निकलकर रूपा के चरणों में समर्पित हो जाने के लिए उछल पड़े। देवी वरदान के लिए सामने खड़ी है। सारा विश्व जैसे नाच रहा है। उसे मालूम हुआ जैसे उसका सारा शरीर लुप्त हो गया है। केवल वह एक मधुर स्वर की भांति विश्व की गोद में चिमटा हुआ उसके साथ नृत्य कर रहा है। रूपा ने फिर कहा, अभी से सो गए क्या जी? मोहन बोला, हाँ, जरा नींद आ गई थी रूपा। तुम इस वक्त क्या करने आई हो? कहीं अम्मा ने देख लिया तो मार डालेगी। तुम आज क्यों नहीं आए? आज अम्मा से लड़ाई हो गई। क्या कहती थी? कहती थी रूपा से बोलेगा तो प्राण दे दूंगी। तुमने पूछा नहीं रूपा से क्यों चिढ़ते हो? अब उसकी क्या ही बात करूँ रूपा। मैं किसी का खाना पहना नहीं देख सकती। अब मुझे तुझसे दूर रहना पड़ेगा। मेरा तो जी नहीं मानेगा। ऐसी बात करेगी तो मैं तुझको भगा कर ले जाऊंगा। तो मेरे पास बस एक बार रोज आ जाया करो। बस, मैं और कुछ नहीं चाहती। और जो अम्मा बिगड़ेगी तो मैं समझ गई तुम मुझसे प्यार नहीं करते। मेरा बस होता तो तुमको अपने प्राण में रख लेता। इसी समय घर के किवाड़ खिड़के रूपा भाग गई। मोहन दूसरे दिन सोकर उठा तो उसके हृदय में आनंद का सागर भरा हुआ था।
वह सोहन को बराबर डांटता रहता था। सोहन आलसी था, घर के काम धंधे में भी जीना लगाता था। आज भी वह आंगन में बैठा अपनी धोती में साबुन लगा रहा था। मोहन को देखते ही वह साबुन छिपाकर भाग जाने का अवसर खोजने लगा। मोहन ने मुस्कुराकर कहा, क्या धोती बहुत मैली हो गई है सोहन? धोबी को क्यों नहीं देते? सोहन को इन शब्दों में स्नेह की गंध आई। धोबिन पैसे मांगती है तो पैसे अम्मा से क्यों नहीं मांग लेते? अम्मा कौन से पैसे दिए देती है, तो मुझसे ले लो। यह कह उसने एक इकन्नी उसकी ओर फेंक दी। सोहन प्रसन्न हो गया। भाई और माता दोनों ही उसे धिक्कारते थे। बहुत दिनों बाद आज उसे स्नेह की मधुरता का स्वाद मिला। इकन्नी उठा ली और धोती को वहीं छोड़कर गाय को खोलकर ले चला। मोहन ने कहा, तुम रहने दो, मैं ऐसे लिए जाता हूँ। सोहन ने पगहिया भाई को देकर फिर पूछा, तुम्हारे लिए चिलम रख लाऊं? जीवन में आज पहली बार सोहन ने भाई के प्रति ऐसा सद्भाव प्रकट किया था। इसमें क्या रहस्य है, यह मोहन भी न समझ पाया। बोला, आग हो तो रख लाओ। मैना सिर के बाल खोले आंगन में घरौंदा बना रही थी। मोहन को देखते ही उसने घरौंदा बिगाड़ दिया और अंचल से बाल छिपाकर रसोई में बर्तन उठाने चली। मोहन ने पूछा, क्या खेल रही थी मैना? मैना डरी हुई बोली, कुछ तो नहीं, तू तो बहुत अच्छे घरौंदे बनाती है, जरा बना देखूं। मैना का रुआंसा चेहरा खिल उठा। प्रेम के शब्द में कितना जादू है। मुंह से निकलते ही जैसे सुगंध फैल गई। जिसने सुना उसका हृदय खिल उठा। जहाँ वह था वहाँ विश्वास चमक उठा। जहाँ कटुता थी वहाँ अपनापन छलक उठा। चारों ओर चेतना छोड़ गई। कहीं आलस्य नहीं, कहीं खिन्नता नहीं। मोहन का हृदय आज प्रेम से भरा हुआ है। उसमें सुगंध का विकर्षण हो रहा है। मैना घरौंदा बनाने बैठ गई। मोहन ने उसके उलझे हुए बालों को सुलझाते हुए कहा, तेरी गुड़िया का ब्याह कब होगा मैना? नेवता दे, कुछ मिठाई खाने को मिले। मैना का मन आकाश में उड़ने लगा। अब भैया पानी मांगे तो वह लोटे को राख से खूब चमचमा करके पानी ले जाएगी। अम्मा पैसे नहीं देती। गुड्डा तो ठीक हो गया है, ठीका कैसे भेजूं? कितने पैसे लेगी? 1 पैसे के बतासे लूँगी और 1 पैसे का रंग। जोड़े तो रंग जाएंगे कि नहीं? तो 2 पैसे में तेरा कम चल जाएगा। तो 2 पैसे दे दो भैया, तो मेरी गुड़िया का ब्याह धूमधाम से हो जाए। मोहन ने पैसे हाथ में लेकर मैना को दिखाए। मैना लपकी। मोहन ने हाथ ऊपर उठाया। मैना ने हाथ पकड़कर नीचे खींचना शुरू किया। मोहन ने उसे गोद में उठा लिया। मैना ने पैसे ले लिए और नीचे उतरकर नाचने लगी। फिर अपनी सहेलियों को ब्याह का नेपथा देने के लिए भागी। उसी वक्त बूटी गोबर का जोवा लिए आ पहुंची। मोहन को खड़े देखकर कठोर स्वर में बोली, अभी तक मटर गश्ती हो रही है, भैंस कब दूही जाएगी? आज बूटी को मोहन ने विद्रोह पर जवाब ना दिया। जैसे उसके मन में माधुर्य का कोई सोता सा खुल गया हो। माता को गोबर का बोझ लिए देखकर उसे जोबा उसके सिर से उतार दिया। बूटी ने कहा, रहने दे, जाकर भैंस दूध दे, मैं तो गोबर लिए जाती हूँ। तुम इतना भारी बोझ क्यों उठा लेती हो? मुझे क्यों नहीं बुला लेती? माता का हृदय वात्सल्य से गदगद हो उठा। तू जा अपना काम देख ले, मेरे पीछे क्यों पड़ता है? गोबर निकालने का काम मेरा है और दूध कौन दूहेगा? वह भी मैं करूँगा। तू इतना बड़ा योद्धा है कि सारे काम कर लेगा। जितना कहता हूँ उतना ही लूँगा। तो मैं क्या करूँगी? तुम लड़कों से काम लो, जो तुम्हारा धर्म है। मेरी सुनता है कोई? आज मोहन बाजार से दूध पंचाकर लौटा तो पान, कत्था, सुपारी, एक छोटा सा पानदान और थोड़ी सी मिठाई लाया। बूटी बिगड़कर बोली, आज पैसे कहीं फालतू मिल गए थे, इस तरह उड़ाएगा तो दिन कैसे निकलेंगे? मैंने तो 1 पैसा भी नहीं उड़ाया अम्मा। पहले मैं तो समझता था तुम पान खाती ही नहीं। तो अब मैं क्या पान खाऊंगी? हाँ और क्या। जिसके 2-2 जुबान बेटे हो, क्या वह इतना भी शौक ना रखे? बूटी के सूखे कठोर हृदय में कहीं से कुछ हरियाली निकल आई। एक नन्ही सी कोपल थी, लेकिन उसके अंदर कितना जीवन, कितना रस था। उसने मैना और सोहन को 1-1 मिठाई दी और एक मोहन को देने लगी। मिठाई तो लड़के के लिए लाया था अम्मा, और तू तो बूढ़ा हो गया है। क्यों? इन लड़कों के सामने तो बूढ़ा ही हूँ, लेकिन मेरे सामने तो लड़का ही है। मोहन ने मिठाई ले ली।
मैना ने मिठाई पाते ही गप से मुंह में डाल ली थी। वह केवल मिठास का स्वाद जीभ पर छोड़कर कब की गायब हो चुकी थी। मोहन की मिठाई को ललचाई आंखों से देखने लगी। मोहन ने आधा लड्डू तोड़कर मैना को दे दिया। एक मिठाई दोने में बची थी। बूटी ने उसे मोहन की तरफ बढ़ाकर कहा, लाया भी तो इतनी सी मिठाई, ये लो। मोहन ने आधी मिठाई मुंह में डालकर कहा, यह तुम्हारा हिस्सा है अम्मा। तुम्हें खाते देखकर मुझे जो आनंद मिलता है उसमें मिठास से ज़्यादा स्वाद है। उसने आधी मिठाई मोहन को और आधी सोहन को दे दी। फिर पानदान खोलकर देखने लगी। आज जीवन में पहली बार उसे यह सौभाग्य प्राप्त हुआ। धन्याबाग के पति के राज में जिस विभूति के लिए तरसती रही, वह लड़के के राज में मिली। पानदान में की कुल्हड़ियाँ हैं और देखो 2 छोटी छोटी चमचियाँ भी हैं। ऊपर कड़ा लगा हुआ है, जहाँ चाहे वहाँ लटका दो। ऊपर की तश्तरी में पान रखे जाएंगे। ज्यों ही मोहन बाजार चला गया, उसने पानदान को मांझ धोकर उसमें चूना कत्था भरा, सुपारी काटी, पान को भिगोकर तश्तरी में रखा। तब एक बीड़ा लगाकर खाया। उस बीड़े के रस ने जैसे उसके वैद्य की सारी कटुता को खत्म कर दिया। मन की प्रसन्नता व व्यवहार में उदारता बन जाती है। अब वह घर में नहीं बैठ सकती। उसका मन इतना गहरा नहीं कि इतनी बड़ी विभूति उसमें जाकर गुम हो जाए। एक पुराना आईना पड़ा हुआ था। उसमें अपना मुंह देखा। होठों पर लाली तो नहीं। मुंह लाल करने के लिए थोड़ा पान खाया है। धनिया ने आकर कहा, काकी तनिक रस्सी दे दो, मेरी रस्सी टूट गई है। कल बूटी ने साफ कह दिया था, मेरी रस्सी गांव भर के लिए नहीं है, रस्सी टूट गई तो बनवा लो। आज उसने धनिया को रस्सी निकाल कर प्रसन्न होकर दी और सदभाव से पूछा, लड़के के दस्त बंद हुए कि नहीं धनिया? धनिया ने उदास मन से कहा, नहीं काकी, आज तो दिन भर दस्त आए, जाने दांत आ रहे हैं। पानी भर ले तो जरा चल कर देखूं, दांत ही हैं कि कुछ और फसाद है, किसी की नज़र वजर तो नहीं लगी। अब क्या जाने काकी, कौन जाने किसकी आंखें फूटी हो। चंचल लड़कों को नज़र का बड़ा डर रहता है। जाते चुमकार कर बुलाया, जट उसकी गोद में चला जाता है। ऐसे हंसता है कि तुमसे क्या कहूँ। कभी कभी माँ की नज़र भी लग जाया करती है। ए नौज काकी, भला कोई अपने लड़के को नज़र लगाएगा? यही तो तू समझती नहीं, नज़र तो अपने आप ही लग जाती है। धनिया पानी लेकर आई तो बूटी उसके साथ बच्चे को देखने चली। तू अकेली है आजकल? घर के काम धंधे में तो बड़ा अंडस होता होगा। नहीं अम्मा, रुपया आ जाती है, घर का कुछ काम कर देती है। नहीं, अकेले तो मेरा मर नहीं हो जाता। बूढ़ी को हैरानी हुई। रुपया को उसने केवल तितली समझ रखा था। रुपया? हाँ काकी, बेचारी सीधी लड़की है, झाड़ू लगा देती है, चौका बर्तन कर देती है, लड़के को संभालती है। गाड़े समय कौन किसी की बात पूछता है काकी? उसे तो अपनी मिसी काजल से छुट्टी नहीं मिलती होगी। यह तो अपनी अपनी रुचि है काकी। मुझे तो इस मिसी काजल वाले ने जितना सहारा दिया उतना किसी ने ना दिया। बेचारी रात भर जागती रही। मैंने कुछ दे तो नहीं दिया। हाँ, जब तक जीऊँगी उसका नाम गाऊँ। तू उसके गुण अभी नहीं जानती धनिया। पान के लिए पैसा कहाँ से आते हैं, किनारदार साड़ियाँ कहाँ से आती है। मैं इन सब बातों में नहीं पड़ती काकी। फिर शौक श्रृंगार करने को किसका जी नहीं चाहता? खाने पहनने की भी तो उम्र होती है। धनिया का घर आ गया। आंगन में रुपया बच्चे को गोद में लिए घूम रही थी। बच्चा सो गया था। धनिया ने बच्चे को खटोले पर सुला दिया। बूटी ने बच्चे के सिर पर हाथ रखा, पेट में धीरे धीरे उंगली गाड़ कर देखा, नाभि पर हींग का लेप करने को कहा। रुपया बेनियां लगाकर उसे जलने लगी। बूटी ने कहा, ला बेनियां मुझे दे दे, मैं डुला दूंगी तो क्या छोटी हो जाऊंगी? तू दिन भर जहाँ काम धंधा करती है, थक गई होगी। तू इतनी भली मानस हो और यहाँ लोग कहते हैं कि वह बिना गाली के बात नहीं करती। मारे डर के तुम्हारे पास न आई। बूटी मुस्कुराई। लोग झूठ तो नहीं कहते। मैं आंखों की देखी मानूं कि कानों की सुनी। आज भी रुपया आंखों में काजल लगाए, पान खाए, रंगीन साड़ी पहने हुए थी। किंतु आज बूटी को मालूम हुआ, इस फूल में केवल रंग ही नहीं, सुगंध भी है। उसके मन में रुपया के प्रति जो भी घृणा थी, वह किसी देवी मंत्र में दुलसी गई। कितनी सुशील लड़की है, कितनी लज्जातुर, बोली कितनी मीठी है।
आजकल की लड़कियां अपने बच्चों की परवाह नहीं करती, दूसरों के लिए कौन मरता है। सारी रात धनिया के लड़के के लिए जागती रही। मोहन ने कल की बातें इससे कह तो दी होंगी, दूसरी लड़की होती तो मेरी ओर मुंह फेर लेती, मुझसे जलती, मुझसे एड़ती। आज रुपया बूटी को सुंदर लगी। ठीक तो है, अभी शौक श्रृंगार न करेगी तो कब करेगी। शौक श्रृंगार इसलिए बुरा लगता है कि ऐसे आदमी अपने भोग विलास में मस्त रहते हैं। किसी के घर में आग लग जाए उनसे मतलब नहीं, उनका काम तो खाली दूसरों को रिझाना है। जैसे अपने रूप की दुकान सजाए राह चलतों को बुलाते हों कि जरा इस दुकान की सैर भी करते जाइए। ऐसे उपकारी प्राणियों का श्रृंगार बुरा नहीं लगता, बल्कि और अच्छा लगता है। इसे मालूम होता है कि इसका रूप जितना सुंदर है उतना भी मन भी सुंदर है। फिर कौन नहीं चाहता कि लोग उसके रूप का बखान करें। किसी दूसरों की आंखों में खूब जाने की लालसा नहीं होती। बूटी का यौवन कब का विदा हो चुका, फिर भी यह लालसा उसे बनी हुई है। कोई उसे रस भरी आंखों से देख लेता तो उसका मन कितना प्रसन्न हो जाता है। जमीन पर पाँव नहीं पड़ते। फिर रूपा तो अभी जवान है। उस दिन से प्राय रूपा 2-4 बार नित्य बूटी के घर आती। बूटी ने मोहन से आग्रह कर उसके लिए अच्छी सी साड़ी मंगवा दी। अगर रूपा कभी बिना काजल लगाए जब बेरंगी साड़ी पहने आ जाती तो बूटी कहती, बहू बेटियों को यह जोगियों का बेस अच्छा नहीं लगता, यह बेस तो हम जैसे बूढ़ियों के लिए है। रूपा ने एक दिन कहा, तुम बूढ़ी काहे हो अम्मा, लोगों को इशारा मिल जाए तो बोरों की तरह तुम्हारे ऊपर मंडराने लगे। मेरे दादा तो तुम्हारे द्वार पर धरना देने लगे। बूटी ने मीठे तिरस्कार से कहा, चल तेरी माँ की सौत बनकर जाऊंगी। अम्मा तो बूढ़ी हो गई, तो क्या तेरे दादा अभी जवान बैठे हैं। हाँ भैया, बड़ी अच्छी मिट्टी के हैं उनकी। बूटी ने उसकी ओर रस भरी आंखों से देखकर पूछा, अच्छा बता, मोहन से तेरा ब्याह कर दूं। रूपा लज्जा गई, मुख पर गुलाब सी आवा दौड़ आई। आज मोहन दूध बेचकर लौटा तो बूटी ने कहा, कुछ रुपए पैसे जुटा ले, रूपा से तेरी बातचीत कर रही हूँ।